हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आपको तो पता ही है कि यहाँ पे हमने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की है। जो आपकी अकाउंटिंग की एनसीईआरटी है वो सीरीज यहाँ पे लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की है। तो आज के पढ़ेंगे हम, होपफुली सक्सेसफुली हमने पहला चैप्टर तो कंप्लीट किया। अब इसके सेकंड चैप्टर पे आते हैं, ठीक है, जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। पढ़ाएंगे आपको कि थ्योरी बेस अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है, थ्योरी क्या होता है, बेस क्या होते हैं और अकाउंटिंग की थ्योरी बेस कौन सी है। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा आपकी इस एनसीईआरटी में मुझे बहुत अच्छा ये चीज लगा कि इसने पहले थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया है कि हमने पीछे क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि ये जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग किसके रिलेटेड है। अकाउंटिंग में पहले हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं। इसके बाद इसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को। कौन सा रिजल्ट, जो आपने यहां पे फिर बनाया, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आपने बनाया यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने बनाया है बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप बनाते हो यहां पे इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी जिसे आप कहते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कैश फ्लो भी बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये चीजें जो यहां पे लिखा है ना कि रिजल्ट दिया रहा, कि हमने देखना होता है फिर रिजल्ट। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारा इनकम स्टेटमेंट बनता है तो हम देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। जब हमारा बैलेंस शीट बनता है, इससे हम देखते हैं कि क्या हमारे कंपनी में एसेट ज्यादा है कि लायबिलिटी ज्यादा है। पढ़ाया है मैंने एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए हम बोलना चाहते हैं कि वो पहले पिछले वीडियोस देखें, फिर बाद में इस वाले लेक्चर पे आए, ठीक है। तो यहां पे आपकी एनसीईआरटी थोड़ा सा पिछले लेक्चर्स में जाती है और बताती है कि हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने क्या पढ़ा था। तो जो ये मैंने यहां पे टर्म बताई आपको कि यहां पे फिर हम रिजल्ट्स देखते हैं, और जब ये रिजल्ट्स हम देखते हैं कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, एसेट ज्यादा है कि लायबिलिटी ज्यादा है, तब जाके हम कोई डिसीजन लेते हैं फिर, ठीक है। डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन दोनों लेते हैं, आपका इंटरनल यूजर भी, आपका एक्सटर्नल यूजर भी। इंटरनल यूजर हुआ आपका कंपनी का मैनेजर, आपके कंपनी का बॉस, आपके कंपनी के जो कार्यकर्ता है वो यहां पे डिसीजन लेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के ओनर यहां पे डिसीजन लेंगे, ठीक है। दैट इज नोन एज इंटरनल यूजर्स। अगर उनको फॉर एग्जांपल लॉस हो रहा है तो वो समझेंगे कि नहीं भाई, हमने किसी और तरीका यूज करना है जिसे हमें प्रॉफिट आए, सो यहां पे ये लोग डिसीजन लेंगे। अब एक्सटर्नल यूजर क्या करेंगे, एक्सटर्नल यूजर कौन, फॉर एग्जांपल आपका बैंक, फॉर एग्जांपल आपके लेंडर जो आपको पैसे देंगे वक्त वक्त पे, वो भी देखेंगे ना कि क्या मैं आपकी कंपनी में पैसे लगाऊं, आपकी कंपनी आपकी फर्म में पैसे लगाऊं कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी किसी कंपनी में पैसे लगाता हूं, मैं भी तो देखता हूं ना पहले कि क्या ये कंपनी अच्छी है, क्या ये कंपनी डूब तो मत जाएगी, क्या इस कंपनी की एसेट्स है, कल को अगर ये कंपनी रुक भी गई, कल को अगर ये कंपनी बंद भी हो गई तो इसकी क्या एसेट्स है उतने कि मैं इन एसेट्स को नीलाम करूं और मैं अपने पैसे वापस लूं। ये सारी चीजें देखनी पड़ती है एक लेंडर को, इसीलिए कंपनी क्या बनाती है यहां पे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हमें कंपनी के बारे में पता चलता है, एक बिजनेस के बारे में, एक एंटरप्राइज के बारे में हमें पता चलता है कि इसकी पोजीशन क्या है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। ओके, तो ये था जो हमने पहले जो इसका एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है उसमें हमने ये कवर किया है। ये सारी बातें हमने उसमें कवर किया है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे ये बताता है कि ये जो आप ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताते हो, इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, इन द फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। ये होना चाहिए रियलेबल इंफॉर्मेशन। ये मैंने आपको पढ़ाया, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके 4 थे, दैट इज रियलेबिलिटी, शाबाश, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। ये सारी चीजें होनी चाहिए, दैट मीन्स ये आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए आपके इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। यहां पे इसने लिखा है कि ये रियलेबल होना चाहिए, यानी विदाउट एनी बायस, यानी ये ट्रू होना चाहिए, यानी आपको गलत नहीं दिखाना है। मेरी कंपनी में इतने एसेट्स है, मेरी कंपनी में इतनी लायबिलिटीज है, आपको गलत नहीं लिखना है, ट्रू लिखना है। ट्रस्टवर्दी होने चाहिए आप, यहां पे विदाउट एनी बायसिंग आपको लिखना है, ठीक है। जितना सच है उतना लिखना है, दैट मीन इट शुड बी रियलेबल, ठीक है। अब जब ये रियलेबल होगा तो उसको यूज करेंगे दोनों इंटरनल वाले भी और एक्सटर्नल वाले भी,
ठीक है। अब जब ये यूज करेंगे, ये इंटरनल वाले और एक्सटर्नल वाले, फिर ये इसको कंपेयर करेंगे, दैट मींस कंपेरेबिलिटी। अब ये कंपेयर क्या करेंगे इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ये क्यों कंपेयर करेंगे? ये दो तरीकों से कंपेयर करते हैं इसे, एक इंटरफर्म कंपैरिजन, दूसरा इंटर पीरियड कंपैरिजन। इंटरफर्म कंपैरिजन का मतलब होता है कि ये देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सीमेंट की ये फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री ए, और दूसरी है सीमेंट फैक्ट्री बी, ठीक है। सीमेंट फैक्ट्री ए भी निकालेगी यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और सीमेंट फैक्ट्री बी भी निकालेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर यहां पे अगर लेंडर होगा जो चाहेगा कि मैं कंपनी में पैसे लगाऊं, क्या इस फैक्ट्री में डालूं, ए में या बी में, क्या मैं इससे काम करूं या इनके साथ, या बैंक देखेगा क्या मैं इसको पैसे दूंगा उधार पे या बी वाले को दूंगा उधार पे। तो हमें कैसे ये पता चलेगा? जब हम इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इसके एसेट्स कितने हैं, इसकी लायबिलिटीज कितनी है, या इनको कितना प्रॉफिट होता है, या इसको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ था इस बार। यानी जब दोनों को चेक करेंगे, जो हमें हेल्दी लगेगी फिर हम उसी में इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे। सो इसीलिए पड़ती है हमें जरूरत किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, क्योंकि हम देखते हैं वहां पे इंटरफर्म कंपैरिजन, यानी दो फर्म्स के दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं। फिर हम जब कंपैरिजन करते हैं, इसके बाद हम डिसाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमने अब ए कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि बी कंपनी में। ये हुई एक बात, इसलिए हम कंपैरेबल, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेबल होना चाहिए। दूसरी बात, इंटर पीरियड, यानी पिछले साल और इस साल में हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया था, प्रॉफिट एंड लॉस, या पिछले क्वार्टर में, या इस क्वार्टर में, या 2 महीने पहले जो क्वार्टर चला गया उस क्वार्टर में, या इस साल में जितने भी क्वार्टर हुए, इन क्वार्टर्स में इस कंपनी के कितनी जो स्ट्रेंथ है, जो पोजीशन है वो क्या है, क्या ये घाटे में जा रही है, क्या लॉस में जा रही है, क्या इसके एसेट्स बढ़ रहे हैं, क्या इसकी लायबिलिटीज बढ़ रही है। तो ये सारे हम देखते हैं कहां पे? इंटर पीरियड, यानी पीरियड में भी देखते हैं, यानी टाइम दो पीरियड्स में, फॉर एग्जांपल इसके पिछले क्वार्टर में क्या था और इस वाले क्वार्टर में क्या है, ठीक है। इससे भी हम कंपनियों को क्या करते हैं, या बिजनेस फर्म्स को यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वजह से चेक करते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन मुझे आप एक बात समझाएं, इंटर फर्म कंपैरिजन करना या इंटर पीरियड कंपैरिजन करना, इसके लिए मुझे क्या जरूरत है? देखो मैंने आपको यहां पे बताया था ना इंटर फर्म कंपैरिजन में मैंने आपको बताया था दो फर्म्स के बारे में मैंने कंपेयर करना है, यानी फर्म ए और फर्म बी। फिर जाके ये जो लेंडर है ये डिसाइड करता है मुझे ए में पैसे लगाने हैं या बी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ये कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब ए ने भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी अंदाज से बनाया है, उसी प्रोसीजर से बनाया है, उसी मेथड से बनाया है, वही टर्म्स यूज किए हैं जो बी ने यूज किए हैं, जो मेथड्स बी ने यूज किए हैं, जो टर्म्स बी ने यूज किए हैं, ठीक है। तो क्या जरूरत पड़ती है अब हमें एक यूनिफॉर्मिटी की जरूरत पड़ती है कि अरे भाई सारे कंपनी वालों, आपको चाहिए कि आप एक जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, तब जाके यहां पे लेंडर्स को समझ आएगा आपकी भाषा। इसको तो हम कहते हैं ना लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसीलिए तो मैंने बताया था आपको कल के लेक्चर में, अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो इसको कहते हो अकाउंटिंग, इसी को कहते हो आप लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर मुझे अब पढ़ना है कि ये कंपनी घाटे में है या नुकसान में, तो मुझे इनका समझ आना चाहिए ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनका मुझे तो आना चाहिए। इसीलिए यहां पे बोला गया कि यहां पे कांस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होने चाहिए, या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, या प्रैक्टिसेस ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल सिमिलर हो, जो सारी कंपनियां वही प्रैक्टिस यूज करें, वही गाइडलाइन यूज करें, वही प्रिंसिपल यूज करें, ताकि कल को हमें इजी होगा हर किसी कंपनी का, हर किसी फर्म का स्टेटमेंट पढ़ना। और इन्हीं स्टेटमेंट्स को हम नाम देते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसे आप GAAP भी बताते हैं, गैप, ठीक है। सर ये किसने बनाया ये प्रिंसिपल्स? सर गैप किसने बनाया? तो इसके लिए आपकी NCERT लिखती है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICIA। देखो बेटा ये यहां पे इंपॉर्टेंटली नोट करना, ICAI का फुल फॉर्म क्या है? इस बार भी पंचायत अकाउंट सिस्टम में तो यही पूछा गया था, ICAI, या बाकी सारी जो उन्होंने एब्रिविएशंस पूछी थी उनका मतलब पूछा गया था। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर सेक्शन देखोगे तो वहां पे भी आप देखोगे कि बहुत सारी टर्म्स आई थी एब्रिविएशन, जिनको आपको बताना था कि ये क्या है,
ठीक है, तो इसी तरह से शायद इस बार भी उनका दिमाग फिर जाएगा, तो ये बताएंगे आपको कि ICAI का फुल फॉर्म क्या है। तो अभी याद करो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना बेटा। तो इसी ने ये गैप्स बनाए, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके 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 ओके, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल्स क्या है? ये प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्म है, इनमें कॉन्स्टेंसी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये यहां पे जब हम रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें ये यूनिफॉर्मिटी हम रखते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं। किसकी? इन रूल्स की या प्रिंसिपल्स की कंसिस्टेंसी रखते हैं, ठीक है। इसी को नाम दिया गया है, इनको नाम देते हैं हम प्रिंसिपल्स भी, कॉन्सेप्ट्स भी, कन्वेंशंस भी, पोस्टुलेट्स भी, असम्पशंस भी। बहुत सारे लोगों ने इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से पुकारा है, ठीक है। ओके अब यहां पे ये AICPA आपको बताती है कि टर्म प्रिंसिपल क्या है। टर्म प्रिंसिपल क्या है? टर्म प्रिंसिपल ये बताती है ये कुछ नहीं है बल्कि एक लॉ है या रूल है, ठीक है। ये वो लॉ है और वो रूल है जो आपको यहां पे किसी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए लगाना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है। और जनरल का मतलब क्या हुआ? जनरल का मतलब होता है कि ये तो जनरली सब पे जनरल मैनर में है, जनरल मैनर में है, ठीक है, जनरल मैनर में है। सो दैट्स व्हाई जनरल एंड प्रिंसिपल। खैर इस चीज को आप नेग्लेक्ट करो, ये पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सोचा फिर भी कोई पॉइंट ना छोड़ूं, मैं यहां पे कोई पॉइंट ना छूटे, इसलिए हर कोई बात मैं बताता हूं आपकी NCERT की, ठीक है। ओके सो अब क्या है सर? गैप क्या है? अब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सर ये क्या है? सर ये तो आपके रूल्स हुए या गाइडलाइंस हुए, ये वो रूल्स है, ये वो गाइडलाइंस है, ये वो डायरेक्शंस है जो आपको अडॉप्ट करनी है। कब? जब आप रिकॉर्ड करते हो इवेंट्स को और जब आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक हो, ठीक है, तब जाके आपको यही यूज करने हैं, यही रूल्स, यही प्रिंसिपल्स, यही गाइडलाइंस, इन्हीं को आपने नाम दिया है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। ओके ओके अब आपकी NCERT ने एक बेहतरीन एग्जाम्पल यहां पे दे रखी है, एक बेहतरीन एग्जाम्पल यहां पे दे रखी है। इसने बोला है कि एक ऐसा ही प्रिंसिपल है, एक ऐसा ही रूल है, एक ऐसा ही बेस है, एक ऐसी ही गाइडलाइन है जिसे आप हिस्टोरिकल कास्ट कहते हो या ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल कहते हो, ठीक है। इसमें बोला गया कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आज अपनी एक फर्म डाली, फॉर एग्जाम्पल उमर सरस एकेडमी, ठीक है। और मैंने इस एकेडमी को खोलने के लिए एक बिल्डिंग बनानी है, लेकिन बिल्डिंग बनाने से पहले मुझे एक लैंड चाहिए ना, मुझे यहां पे लैंड खरीदनी है, ठीक है। मैंने लैंड खरीदी कब? ये मैंने आज से 2 साल पहले खरीदी थी, जब मैंने अपना कोचिंग सेंटर डाला था। फिर जब ये लैंड भी खरीदी, अब यहां पे बिल्डिंग भी मैंने बनाई और क्या बन गया? उमर सरस एकेडमी। लेकिन तब आप लोगों को पता है कि मैंने ये लैंड कितने में खरीदी थी? मैंने ये लैंड 10 लाख रुपीस में खरीदी थी। और ये जो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को बनाने में मुझे टोटल 5 लाख रुपीस लगे थे, ठीक है। यानी आज से 2 साल पहले मैंने जो ये जमीन ली थी, ये मैंने 10 लाख रुपए में ली थी, और जो मुझे इस जमीन पे जो मैंने ये बिल्डिंग बनाई, इसमें मुझे 5 लाख रुपए लगे थे। सो टोटल मुझे कितने लगे थे? 15 लाख रुपए इस इंस्टीट्यूट को खड़ा करने के लिए। कब की बात है? 2 साल पहले की बात है। लेकिन आज मैं जब देखता हूं इस लैंड को, जब मुझे लोग आते वो मुझे बोलते हैं, अरे उमर भाई आप ये लैंड बेचोगे, अपनी आप ये बिल्डिंग बेचोगे? हम इस लैंड को आपको 30 लाख रुपए देते हैं और इस बिल्डिंग को हम आपको 10 लाख रुपीस देते हैं। सो टोटल कितना हुआ? 45 लाख रुपीस मुझे अभी आते हैं, जबकि मुझे टोटल 15 लाख रुपीस उस टाइम लगे थे, लैंड प्लस बिल्डिंग। लेकिन अभी इसका वैल्यू कितना है? 45 लाख। लेकिन आपकी अकाउंटिंग में ये जो रूल है, जो GAAP है, ये आपको बताती है, ये मुझे बताती है, अरे उमर भाई मैं GAAP हूं, यानी मैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हूं। मैं आपको बताती हूं कि ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है यही आपको फॉलो करना है। यानी आपको कल अगर किसी को दिखाना है ना कि मेरी कोचिंग सेंटर का वैल्यू कितना है, आप उसको बोलना कि मेरी लैंड का वैल्यू टोटल 10 लाख है, मेरी बिल्डिंग का वैल्यू टोटल 5 लाख है, आप उसको भी वही बताना जो आपने पहले खरीदी थी। सो दैट मीन्स हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी जो पहले आपने इसको खरीदा था, यानी आपने लैंड को 10 लाख रुपए में खरीदा था और बिल्डिंग को 5 लाख रुपए में खरीदा था, टोटल 50 लाख हुआ था। सो आपको मैं यही कहता हूं, हिस्टोरिकल कॉस्ट मुझे यही कहता है कि आपको अभी भी इसका वही वैल्यू रखना है। लेकिन मुझे, अगर मैं अभी बात करूं तो मुझे कितना आता है इसका वैल्यू कितना है? 45 लाख। मगर मुझे 45 लाख नहीं मेंशन करना है।
क्यों? क्योंकि मुझे अकाउंटिंग रूल जो है वो ये है कि मुझे हिस्टोरिक कॉस्ट यहां पे मेंशन करना है, एंड दैट इज योर 15 लाख। ठीक है, ओके 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 ओके। लेकिन यहां पे ये भी बताता है कि ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ये कांस्टेंट नहीं रहते हैं, ये स्टैटिक नहीं रहते हैं, ये चेंज हो जाते हैं विद द टाइम। क्यों 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 चेंज होता है? यहां पे आंसर भी खुद लिखा है, क्योंकि कभी लीगल नोटिस आती है, कभी लीगल की वजह से, यानी इनका दिमाग फिर गया जिन्होंने GAAP बनाया, ठीक है, ये खुद इनको चेंज करेंगे, या कभी सोशल इन्फ्लुएंस आता है, कभी एनवायरमेंट इंपैक्ट की वजह से ये चीजें हमको चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा इसका दिमाग घूम गया है, इसने लिखा है कि कंसेप्ट और कन्वेंशन में क्या फर्क है। ये तो पूछे जाएंगे नहीं आपको एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे। कंसेप्ट का मतलब होता है जब आप कोई चीजें अज्यूम करते हो, और कन्वेंशन का मतलब होता है जब कोई रस्मी चीज होती है, ट्रेडिशनल कोई चीज होती है। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब फिर से इसका दिमाग यहां पे घूम गया, तो इसने बोला है कि ये जो GAAP है, जिसमें आप ये प्रिंसिपल्स यूज करते हो, एजम्पशंस यूज करते हो, प्रैक्टिसेस यूज करते हो, पोस्टुलेट्स यूज करते हो, उनको इसने नाम दिया है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। और आज हम यही बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें ये सारे आते हैं: बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, रेवेन्यू, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेशन, मटेरियल एंड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ये सारे हैं आपके बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो 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 मेरे दोस्त, एग्जामिनर आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। JK SSB की लेवल कभी ना कभी, JK SSB की लेवल इतनी कभी गिर जाती है कि वो आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। 4 दिए गए हो ऑप्शन, उसमें से फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन ये होगा बिजनेस एंटिटी, तो आपको उससे टिक करना है। सो इसलिए मेरे दोस्त आपको ये भी याद करना है, आपको ये भी याद करना है कि बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन कौन है, कौन कौन है यहां पे। ठीक है, ओके ओके ओके। सो यहां पे ये बातें हमें क्लियर हो गई। ठीक है सर, ये बातें हमें क्लियर हो गई। अब हम सीधा आते हैं पहले प्रिंसिपल पे, पहले बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट पे, जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। देखो इसमें क्या बताता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये कंसेप्ट, इनका बहुत दिमाग है इनका। देखो इसमें क्या बोला गया, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में ये बोला गया कि आप मानो ये जो बिजनेस है और जो इसका ओनर है, ये 2 अलग चीजें हैं। यानी बिजनेस अलग और इसका ओनर अलग, ये 2 मान के चले। फॉर एग्जांपल, अगर ओनर को खर्चा होता है घर में, इसको बेटे को फीस भरनी होती है, तो ये अपने अकाउंट से पैसे निकालते हैं और बेटे की फीस भरता है। सो ये उसका अपना हेडेक है। ये फॉर एग्जांपल फ्रिज लाता है, रेफ्रिजरेटर लाता है, कोई ऐसी चीज लाता है, सोफा लाता है, तो इसकी अपनी हेडेक है, इसका अपना पर्सनल अकाउंट है, कोई बात नहीं। लेकिन आप इसको बिजनेस के साथ मैच मत करो, यानी बिजनेस अलग चीज है, बिजनेस अलग चीज है। इसीलिए मैंने आपको कल भी बताया कि ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल क्या होती है, जो आपका ओनर इन्वेस्ट करता है, जो ओनर ने पैसे लगाए ना किसी चीज को खड़ा करने के लिए, बिजनेस फर्म को खड़ा करने के लिए, उसको तो कैपिटल कहते हैं। या पैसे लगाए या डायरेक्टली कोई मशीन लाई, उसको भी तो कैपिटल कहेंगे। ये जो आप एक कैपिटल है, ये कहां पे आती है, ये आपकी लायबिलिटी पे आती है। लायबिलिटी साइड, जब आप कल बैलेंस शीट बनाते हो ना, तो बैलेंस शीट में 2 साइड्स होते हैं, एसेट साइड और लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है उधार, एसेट का मतलब होता है जो मुझे अपनी चीज है। तो हम ये कैपिटल कहां लिखने चाहिए थी, ये तो हमने लिखना था फिर एसेट में, क्योंकि ये तो पैसे थे ना ओनर के, इसका एसेट था। लेकिन नहीं बेटा, हम ये लिखते हैं लायबिलिटीज साइड में। क्यों? क्योंकि हम इस एसेट और लायबिलिटी को किस चीज का मान के चलते हैं, हम इसको बिजनेस का मान के चलते हैं। यानी ये बिजनेस का बैलेंस शीट है, ये इस ओनर का पर्सनल बैलेंस शीट नहीं है भाई, ये बिजनेस का बैलेंस शीट है। इसीलिए बिजनेस पे कर्जा है इसके पैसे, बिजनेस का अकाउंट जो है, उस अकाउंट में जो पैसे आए वो किसके थे, वो ओनर के। इसीलिए बिजनेस समझता है नहीं ये तो मुझे ओनर के पैसे है, इसलिए ये मुझ पे कर्जा है, इसलिए ये लायबिलिटी है। ठीक है ना, ओके। तो इसी को कहते हैं हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। देखो आपकी एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये जो बिजनेस है इसको आप मान के चलिए एक सेपरेट एंटिटी है, ओनर से दूर रखिए इसको, ओनर अलग है, बिजनेस एंटिटी अलग है। इसने भी यही बताया है कि कैपिटल वाली एग्जांपल जो मैंने आपको पहले ही बताई और लायबिलिटी वाली एग्जांपल,
ठीक है, ठीक है, ओके ओके। यहां पे इसने ये भी लिखा है जो मैंने आपको बताया कि अभी बच्चे के लिए फीस भरना होगा स्कूल में, तो ये अपने अकाउंट से भरता है, ठीक है, तो ये ड्राइंग है उसकी, ठीक है। लेकिन अगर इसने बिजनेस से निकाले पैसे, अगर इसने बिजनेस से निकाले पैसे, तब उसको वो काटे जाएंगे वहां पे। तो ये बिजनेस की जो लायबिलिटी थी ना, बिजनेस की जो लायबिलिटी थी, यानी इस ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए थे, तो बिजनेस को कभी ना कभी वापस करना है ओनर को। तो मान के चलिए बिजनेस पर ये इस ओनर का कर्जा है, लेकिन अगर इस ओनर ने कभी ड्राइंग की, पैसे निकाले बिजनेस से, तो बिजनेस पे लायबिलिटी कम हो गई, बिजनेस पे लायबिलिटी कम हो गई, ठीक है। यहां पे मैं फास्ट चल रहा हूं क्योंकि ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, ऑलरेडी समझा चुका हूं आप लोगों को। ये मत समझना कि सर फास्ट चल रहे हैं, ठीक है, ओके। सो अब हम क्या कहेंगे, अब हम ये कहेंगे कि जब भी हमें कोई रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड कोई लिखना है, ठीक है, वो हम अपने बुक्स में, अपने अकाउंट्स में इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस यूनिट, यानी बिजनेस यूनिट मान के चलते हैं, यानी बिजनेस में क्या चीज आई, बिजनेस में कौन सी चीज चली गई, बिजनेस का प्रॉफिट हुआ, बिजनेस का लॉस हुआ, बिजनेस के एसेट्स बढ़ गए, बिजनेस के लायबिलिटीज बढ़ गए, ये सारी हम बिजनेस के बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम कभी नहीं बात करते हैं ओनर की, ओनर के घर में कितने सोफा है, ओनर के घर में कितने बच्चे हैं, ओनर के घर में कितने बच्चों को कितनी फीस मिलती है, ओनर के घर में जो टीचर्स है उनको कितनी सैलरी मिलती है, ये हम बात नहीं करते। अलबत्ता हम बिजनेस में बात करते हैं कि जो स्टाफ है वहां पे उसको कितनी सैलरी मिलती है, ये तो हम कहेंगे, ये तो हम कहेंगे, ठीक है। सो हमेशा हमने मान के चलना होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, न कि पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, न कि पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर की पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यहां पे ओनर का अपना अकाउंट है, वो कितने भी चाहे पैसे निकाल सकता है, हमने यार उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। क्या करना है ओनर को, क्या करना है, हमने बिजनेस के साथ वास्ता है, ठीक है, ओके ओके। हालांकि अगर ये अब बिजनेस से पैसे निकालेगा ना ओनर, अगर इसने बिजनेस के अकाउंट से पैसे निकाले, बिजनेस के अकाउंट से पैसे निकाले या बिजनेस से निकाले, तब जाके हम उसको कहेंगे इसने ड्राइंग की, तब जाके वो हम नोट डाउन करेंगे, तब जाके वो हम मेंशन करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो उसको कहते हैं फिर ड्राइंग, इसका फिर एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसके कहते हैं आप ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट बनता है फिर, यानी इसने कितने बिजनेस से पैसे निकाले। खैर वो तो अलग बात है, वो तो हम पढ़ाएंगे वहां पे। एक और प्रिंसिपल है यहां पे जिसका नाम है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। देखो भाई, देखो भाई, कितना बहुत बहुत बहुत, बहुत अच्छी किताब है यहां पे आपकी एनसीईआरटी, ठीक है। इसने लिखा है कि बस वही चीजें रिकॉर्ड करो जिसके ट्रांजैक्शन वैल्यू हो, जिसका मॉनेटरी वैल्यू हो, यानी जिसको आप इन द टर्म्स ऑफ मनी कहते हो। फॉर एग्जांपल आपने चीजें बेची, कितने भी बेची, 10 लाख रुपए में मैंने आज बिस्किट बेचे, मैंने यहां पे फॉर एग्जांपल इनकम मुझे आई, कितना आया यार, मुझे 15 लाख आए रुपए यहां पे। यानी जो भी पैसों का मामला है ना, पैसे गए, पैसे आए, कितने पैसे आए, पैसा 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 पैसा, है ना। तो इसीलिए वो सॉन्ग में बोला गया था क्यों पैसा पैसा करता है। तो यहां पे जो अकाउंटिंग है ना, ये पैसा पैसा ही करती है। सो इसीलिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, ठीक है, ओके ओके। लेकिन यहां पे एक अच्छी बात बोली गई, अच्छी बात बोली गई। इसने क्या बताया है, इसने बताया है कि अगर यहां पे फॉर एग्जांपल आपका एक स्टाफ था वो मर गया, आपका एक फॉर एग्जांपल आदमी था जो यहां पे काम करता था वो मर गया, लेकिन वो बड़ा कैपेबल आदमी था, इसकी वजह से आपकी कंपनी शायद कल को तरक्की ना करी उतनी, इसकी वजह से वो बहुत तरक्की कर रहा था आपकी कंपनी, लेकिन फिर भी हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे क्योंकि इसका कोई मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं है, कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये तो ही एक बात। दूसरी बात इसने यहां पे खुद एडमिट की है कि यहां पे हमने फिजिकल यूनिट्स को मेंशन नहीं करना होता है, ओनली मॉनेटरी यूनिट को मेंशन करना होता है। सर हमें समझाओ फिजिकल यूनिट क्या होता है, हमें समझाओ हमें फिजिकल यूनिट क्या होता है। देखो फिजिकल यूनिट का मतलब होता है फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक फर्म है, मैं यहां पे पैंट्स बनाता हूं, मैं यहां पे शर्ट्स बनाता हूं, मैं यहां पे गारमेंट्स, बाकी गारमेंट्स बनाता हूं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूंगा मैंने 5 शर्ट्स बनाए, मैंने 4 पैंट्स बनाए, 5 शर्ट्स बनाए और 10 गारमेंट्स बनाए, जो मैं कहता हूं ना 10 गारमेंट, 5 शर्ट, 4 पैंट, इसको कहते हैं फिजिकल यूनिट। लेकिन ये मैंने कभी नहीं यूज करना होता है आपके बिजनेस में। इंस्टेड मुझे क्या यूज करना होता है, मुझे यूज करना होता है मॉनेटरी यूनिट। सर क्यों, हमें समझाओ, हम फिजिकल यूनिट क्यों नहीं यूज कर सकते। मैं क्यों नहीं बोल सकता मैंने 5 पैंट बनाए, मैंने 6 शर्ट बनाए, मैंने 10 गारमेंट बनाए। मैं क्यों कहता हूं मैंने 10 रुपए के पैंट बनाए, मैंने आज 100 रुपए के शर्ट्स बनाए। क्यों 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 क्यों, देखो देखो देखो, आपकी एनसीईआरटी ने यहां पे क्लियर किया है, आपकी एनसीईआरटी ने बोला है कि अगर हम कल इसी को बोलेंगे कहां पे, आपके इनकम स्टेटमेंट में, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल इसने अलग एग्जांपल दी है, इसने बोला है कि अगर मैं वहां पे दिखाऊंगा कि मेरी कंपनी में 30 चेयर है, मेरी कंपनी में जो रॉ मटेरियल है वो 20 टन है, मेरी कंपनी में 100 कार्टून फिनिश्ड गुड्स है। देखो चेयर का अलग है,
टन का अलग है, यानी ये तो हुआ ना वेट, ये तो हुआ ना यूनिट, 100 कार्टून भी हुआ ना यूनिट, यानी वेट अलग, यूनिट्स अलग, न्यूमेरिकल्स अलग। कल तो कंफ्यूजन होगा ना, अच्छा वेट वाली चीजें ये है, यूनिट वाली चीजें ये है, इसीलिए हम रुपयों का हिसाब रखते हैं, पैसा 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 पैसों का हिसाब रखते हैं भाई, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहां पे मॉनिटरी यूनिट रखना होता है। ओके ओके, ताकि वो इजी हो जाए कल, इजी हो जाए कल। इसकी एक और लिमिटेशन, इस कंसेप्ट की एक और लिमिटेशन ये है कि ये हमें हिडन प्रॉफिट कभी नहीं दिखाता, ये हमें हिडन प्रॉफिट और ट्रू वैल्यू कभी नहीं दिखाता। क्यों, कैसे सर, हमें समझाओ, हमें समझ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पे एक लैंड लेके रखे, जो मैं अभी आपको बता रहा था, मैंने लैंड ली है 10 साल पहले, मैंने ये लैंड ली है, ठीक है, और मुझे इसका कीमत है 15 लाख तब, लेकिन अभी जो मैं लैंड, यही जो लैंड है इसका कीमत है आज फॉर एग्जांपल 50 लाख, लेकिन मुझे यहां पे इसका वैल्यू 15 लाख ही लिखना होता है, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखना होता है। अभी तो मुझे प्रॉफिट है, अगर मैं अभी बेचूंगा इसे मुझे 50 लाख रुपए आएंगे, यानी मुझे कितना प्रॉफिट आएगा, 35 लाख मुझे प्रॉफिट आएंगे, 50 माइनस 15, 35 लाख मुझे प्रॉफिट आएगा। लेकिन फिर भी मैं इसी को कहता हूं मैं हिडन प्रॉफिट, यानी मेरा प्रॉफिट जो है ये हिडन है, मैं उसको मेंशन नहीं करता हूं आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये भी है इसका एक और लिमिटेशन। ओके गुड। इसके बाद है एक और कंसेप्ट, दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। यानी जाने दो, जो चीजें चल रही है चलने दो भाई। यहां पे गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि आपको मान के चलना होता है, जो आपका बिजनेस है ना भाई, वो बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, वो लगातार चल रहा है। बिरला, अंबानी, टाटा, बाकी चीजें, उनका बिजनेस मान के वो भी चलते हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग है, चलते ही जाता है, यानी इनडेफिनिट टाइम के लिए आपको मानना पड़ता है। सर इससे क्या फायदा होगा, ये क्यों उन्होंने बनाया है, ये गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्यों उन्होंने बनाया है, देखो क्यों बनाया है। फॉर एग्जांपल मैंने एक लैपटॉप लिया अपनी कंपनी के लिए, सपोज मैं तो उमर सरज एकेडमी चलाता हूं, मैंने यहां पे एक लैपटॉप लिया, ये लैपटॉप मुझे 50K में आया, यानी 50,000 में आया। मैं समझता हूं कि मेरी कंपनी, मेरा कोचिंग सेंटर जो है ये कम से कम 5 ईयर तक चलेगा, तो मैं क्या मान के चलता हूं 5 ईयर तक चलेगा। अब जो मैंने लैपटॉप लिया यहां पे, ये मैंने 50,000 का लिया ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि 1 साल के लिए, मैं मान के चलता हूं कि ये लैपटॉप मुझे 5 साल तक चलेगा और 5 साल के बाद खराब होगा, ठीक है। 5 साल के बाद ये मेरा लैपटॉप जो है जो खराब होगा। 1 2 3 4 5 गुड। मैंने क्या किया, लैपटॉप लिया, कितने का, 50,000 का। मैं मानता हूं कि 5 साल तक ये लैपटॉप मुझे चलेगा, यानी इसकी सर्विस जो है उससे फायदा मैं 5 साल तक उठा सकता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इसके पैसे, यानी 10K 10 और 10, यानी मैं बोलूंगा कि इस साल में 10,000 काटूंगा, क्योंकि मैंने लैपटॉप लिया। अगले साल भी 10,000 इस लैपटॉप के लिए काटूंगा, इस साल भी 10,000, इस साल भी 10,000, इस साल भी 10,000। तो मुझे एक ही साल पे बोझ नहीं पड़ेगा, 50,000 रुपए एक ही साल में मुझे नहीं लेना है, मुझे इस लैपटॉप के 50,000 रुपए 5 सालों में काटने हैं। क्यों, देखो भाई फिर से समझाऊंगा, देखो मेरे दोस्त फिर से समझाऊंगा। मैंने यहां पे लैपटॉप लिया, मैंने ये पहले लिया, मैंने पेमेंट भी की, ये मुझे 50,000 में आया 50K में, लेकिन मैं मान के चलता हूं ये लैपटॉप मुझे 5 साल तक सर्विस देगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मुझे इस साल 10,000 देने हैं, अगले साल 10,000, फिर 10,000, फिर दूसरे साल 10,000, ताकि मुझे 50,000 आए, क्योंकि इस साल जो सर्विस मिल रही है वो भी मुझे 10,000 की मिल रही है, इस साल भी। तो यहां पे हमें यह समझ आता है कि हमने जो रेवेन्यू, जो हमने खर्चा करना होता है, वो हम डिफरेंट ईयर से उठाएंगे, इससे तो बोझ कम पड़ेगा, यानी हम इंस्टॉलमेंट्स में खर्चा उठाएंगे, अलग अलग ईयर्स को काटेंगे, यानी इस ईयर को 10,000 एक्सपेंसेस काटेंगे, क्यों मैंने तो लैपटॉप लिया था, इस ईयर को भी 10,000 काटेंगे। अरे भाई मैंने लैपटॉप लिया था ना, आज इसके 10,000 फिर से काटो। अरे भाई इस ईयर को भी लैपटॉप वही है, वही यूज हो रहा है, आज भी 10,000 काटो, आज भी 10,000। सो 5 साल में इस लैपटॉप का कर्जा उतर जाएगा। मैंने पहले ही पेमेंट कर रखी है, लेकिन मैं इन डिफरेंट ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं इसकी सर्विस, लैपटॉप की सर्विस, इसीलिए इसके वैल्यूज भी यहां पे मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, ठीक है। लेकिन अब सर हमें इससे क्या समझ आया, गोइंग कंसर्न से क्या वास्ता है, गोइंग कंसर्न से तो यही वास्ता है ना भाई, गोइंग कंसर्न से दोस्त यही वास्ता है कि अगर मैं समझता कि मेरा बिजनेस सिर्फ 1 साल तक चलेगा, तो मुझे 50,000 रुपए इसी एक साल में काटने थे, मेरी बिजनेस पे बहुत लोड आता। लेकिन मैं क्या मान के चलता हूं, मेरा बिजनेस ता कयामत रहेगा, इसीलिए मैंने कंप्यूटर को 5 अलग अलग ईयर्स में इसका खर्चा काटा, तो मुझे कम यहां पे बोझ हुआ,
ठीक है, इसी को कहते हैं हम गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। ओके ओके ओके, एक और है यहां पे, दैट इज योर शाबाश, दैट इज योर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब क्या होता है सर? अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट होता है कि आपको कब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, कब। देखो, आधी कंपनियां तो 3 मंथ के बाद ही बनाती है, यानी 1 क्वार्टर के बाद। ठीक है, आधी कंपनियां तो है वो बनाती है 1 साल के बाद। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, वो तो 1 साल के बाद ही बनाती है ना अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ इस साल या उसको कितना लॉस हुआ इस साल। ठीक है, सो डिपेंड करता है टाइम, किसका कितना टाइम है, किसका कितना टाइम है। लेकिन सर हमें समझाओ कि टाइम की क्यों जरूरत है, हमें क्यों एक पर्टिकुलर टाइम पे, हमें क्यों रेगुलर इंटरवल्स पे यहां पे इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है। अरे भाई, टाइम तो जरूरी है ना, रेगुलर इंटरवल तो जरूरी है ना। क्यों? क्योंकि हमने देखना है कि मेरी कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, मैं मत डूब रहा हूं, मेरी कंपनी में एसेट ज्यादा है कि मैंने ज्यादा उधार लिया है। तो ये चीजें तो चेक करनी है ना, ये चीजें चेक करनी है। ये तो है इंटरनल यूजर्स के लिए। एक्सटर्नल यूजर तो यूज करेगा ना, अरे भाई इस कंपनी में प्रॉफिट है कि लॉस है, मैं किस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता हूं, मैं भी तो देखूं। ठीक है, इसीलिए एक रेगुलर इंटरवल पे यहां पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को निकालना ही पड़ता है। इस पीरियड को हम कहते हैं नाम अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, इस पीरियड को क्या नाम कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। ये भी एक बात। दूसरी बात, जो कंपनीज एक्ट 2013 है और इनकम टैक्स एक्ट, उनको इनकम स्टेटमेंट देना पड़ता है एनुअली, ताकि वो आप पे इनकम टैक्स लगाए। आपकी कंपनी में कॉर्पोरेट टैक्स में इतना कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, आपको इतना प्रॉफिट आया, हम आपको इतना टैक्स लगाएंगे, या पर्सनली आप इस कंपनी से वाबस्ता हो, आपको इतना हम इनकम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उनको भी तो जरूरत पड़ती है। ओके, लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा जरूरी है कि ये बात समझना कि कभी कभी हमें ये चेंज होता है, यानी अकाउंटिंग इन्फो, फॉर एग्जांपल 1 साल के बाद जम्मू एंड कश्मीर बैंक बनाएगा, या कोई फर्म है वो 3 महीने के बाद ही बनाएगी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी अपनी फर्म 2 महीने में ही बनाएगी, जबकि उसको 3 महीने में बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर उसका पार्टनर कोई है वो रिटायर हो गया, उसका एक पार्टनर है वो रिटायर हो गया, तो उस पार्टनर का जो शेयर था, उस पार्टनर का जो शेयर था अब उसको वापस देना है, अब फिर से नए शेयर्स बनाने हैं। तो इसीलिए ये फिर से वहां पे जब पार्टनर यहां पे रिटायर होता है, वहां पे नया इनकम स्टेटमेंट बनता है, वहां पे नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, ओके। और दूसरी बात भी यहां पे लिखी है आपकी, इसने एनसीईआरटी ने, कि यहां पे आधी फर्म्स जो यहां पे स्टॉक एक्सचेंज में है, स्टॉक एक्सचेंज आपको पढ़ाएंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे निफ्टी 50 तो नाम सुना होगा, सेंसेक्स तो नाम सुना होगा। ठीक है, निफ्टी 50 में 50 बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जिनका हम देखते हैं कि 50 बड़ी बड़ी कंपनीज ने आज दिन में कितना काम किया। ठीक है, देखो दिन में आज निफ्टी 50 इतने पैसों का बढ़ गया, वो पढ़ाएंगे हम इकोनॉमिक्स में, लेकिन यहां पे आप फिलहाल इतना समझो। ओके, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन को नजर देते हैं। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटायरली अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द अकॉर्डेंस विद विच अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये कह रहा है यहां पे कि लाइफ टाइम ऑफ एन एंटाइटी, अगर हम लाइफ टाइम की बात करें, अकाउंटिंग प्रोसीजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटाइटी अकाउंटिंग प्रोसीजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद विच बेसिक कंसेप्ट। यहां पे ये बताता है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटाइटी अकाउंटिंग प्रोसीजर फाइनेंशियल, अगर हम इसकी लाइफ टाइम की बात करें, अगर इसकी हम लाइफ टाइम की बात करें, तो यहां पे ये बताता है हमें कि ये कौन सा प्रिंसिपल की बात है, ये कौन से प्रिंसिपल की बात है। देखो, कंजर्वेटिव वो हमने नहीं पढ़ा अभी, मैचिंग वो भी हमने नहीं पढ़ा अभी। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है यहां पे तो अकाउंटिंग पीरियड आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो बात कर रहा है ना अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कब प्रोड्यूस करता है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कब अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब ये प्रोड्यूस करता है, दैट मींस अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड में, एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को नजर दो, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कहां पे आप गड़बड़ हुआ और मुझे बताना। ठीक है, अब एक और पढ़ते हैं, मैं भी तो थक गया हूं, यहां पे एक और पढ़ते हैं, हाँ सिर्फ एक पढ़ते हैं आज, कल बाकी। ओके, कॉस्ट कंसेप्ट यहां पे इसने लिखा है कि हमने वही कॉस्ट रखना होता है जो आपने पहले लिया है। पहले इसने एक टर्म दी है यहां पे, दैट मींस परचेज कास्ट। परचेज कास्ट क्या होता है? देखो, कल को आ सकता है क्वेश्चन परचेज कास्ट होता है कॉस्ट ऑफ एक्वेशन प्लस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस मेकिंग एसेट रेडी कॉस्ट। यानी परचेज कास्ट का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को खरीदते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन खरीदी, इसको फिर मुझे लाना है अपनी फर्म तक,
इसका मतलब है मुझे खर्चा आया, किराया लगा, वो भी इंक्लूड करना है, प्लस इसके बाद मुझे इंस्टॉल करने में जो मैं यहां पे मिस्त्री लाऊंगा या किसी एक्सपर्ट को लाऊंगा इसको इंस्टॉल, उसको तो पैसे देने हैं, उसका भी खर्चा, प्लस लेबर मुझे जरूरत लगेंगे, या इसको रेडी करने के लिए तेल वेल डालना है, इसको चलाने के लिए तेल वेल डालने के लिए उसमें पैसे लगेंगे। इस चीज को कहते हैं हम परचेज प्राइस। क्या कहते हैं? परचेज प्राइस। ओके, लेकिन हमने क्या, कौन सा कंसेप्ट पढ़ना है? कॉस्ट कंसेप्ट। सर क्या होता है कॉस्ट कंसेप्ट? यही तो पढ़ेंगे हम। पहले हमने एक जबरदस्त टर्म पढ़ी यहां पे, परचेज प्राइस। ये हमें बताता है यहां पे कि इस कंसेप्ट का मतलब ये कि ये हिस्टोरिकल इन नेचर है, यानी ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा है यार, कि यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने लैंड ली है 15 लाख रुपए में जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अब इस लैंड का वैल्यू कितना भी हो, 100 करोड़ भी क्यों ना हो, लेकिन ये आपको मेंशन नहीं करना है। आपको वही 15 लाख पहले जो इससे आपने ये जमीन खरीदी थी तब जब आपने फर्म डाली थी, यही मेंशन कर, उसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। लेकिन 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 माय दोस्त, माय डियर फ्रेंड, आपको तो मैंने अभी भी पहले भी बोला ना, इसे हिडन प्रॉफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तब लैंड ली थी। अगर मैं एसेट की बात करूं, मैं तो एसेट में लिखूंगा ना लैंड कितना, रुपीज 15 लाख, सॉरी यहां पे नए सिरे से बताता हूं, मैं यहां पे लिखूंगा यहां से एसेट, यहां से लाइबिलिटीज, एसेट में मुझे आएगा लैंड कितना, लैंड इज इक्वल टू रुपीज 15 लाख। लेकिन अगर मैं हकीकत की बात करूं, अगर मैं रियलिटी की बात करूं, तो मुझे यही लैंड है ना, लैंड इज इक्वल टू रुपीज 45 लाख। आज मुझे इसका वैल्यू है 45 लाख, लेकिन मुझे क्या शो करना है आपके फाइनेंशियल स्टेट में, यही 15 लाख। तो ये 45 लाख, यानी 45 माइनस 15 हो गए ना, फॉर एग्जांपल कितना हो गया, 30 लाख। 13 लाख तो मुझे प्रॉफिट है, लेकिन मैं ये शो नहीं कर रहा हूं। इसी चीज को कहते हैं हिडन प्रॉफिट। हिडन प्रॉफिट। सो इसका यही एक डिमेरिट है कि इसे हिडन प्रॉफिट रहता है। जो हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखते हैं ना, जो हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट बताते हैं कि मुझे 15 लाख रुपए की लैंड है, लेकिन असल में ये 30 लाख रुपए की है, 45 रुपए की है, तो इससे मुझे हिडन प्रॉफिट रहता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे बहुत थक गया हूँ, जहां से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करना और लाइक भी करना। ठीक है, अगर बुरा लगा हो तो डिसलाइक करो, मैं भी इंप्रूव करूंगा। ठीक है, ओके माय डियर फ्रेंड्स, बाय।